भारत में इस वक्त इलेक्शन का सीज़न है और भारत के इलेक्शन पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट समझे जाते हैं और होने भी चाहिए। दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेक होल्डर देश है और जाहिर है जब इस तरह की फ़ज़ा होती है, अमेरिका में इलेक्शन हो, इवन कनाडा में हो, जहाँ कहीं भी हो, तो जो एटमॉस्फेयर होती है बहुत चार्ज्ड होती है। और आज के समय में जब सोशल मीडिया इतना वाइब्रेंट है तो पोलराइजेशन भी बढ़ जाती है। लेकिन भारत जाग रहा है, आगे बढ़ रहा है और एक बहुत ही डिफरेंट उसका जो पर्सपेक्टिव है बन रहा है। अपनी सनातनी सिविलाइजेशन के साथ बेतहाशा उसकी जुड़त है, होनी भी चाहिए। और जाहिर है इन दिनों जब चार्ज माहौल होगा तो एक पोलराइजेशन वाली बात भी होगी और कंट्रोवर्सीज भी होगी। इतना बड़ा देश, इतना बड़ा स्टेक होल्डर, इस सारी सिचुएशन में आज मैं अपने एक पुराने दोस्त जो बहुत बढ़िया ऑथर भी हैं, पब्लिशर भी हैं, ट्रांसलेटर भी हैं, कई किताबों के मुसन्निफ हैं, महेश दत्त जी, उनसे जुड़ा हुआ हूँ। हमारे साथ भारत के पहाड़ी मुकाम से जुड़े हुए हैं और लिटरेचर आपका जिसे कहते हैं प्राइमरी डिसिप्लिन है और आप लिटरेचर में इतने डूबे हुए हैं कि उसमें आप मगन रहते हैं। महेश जी, बहुत ही सेंसिटिव बातचीत चल रही है, इलेक्शन का समय हो और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और उनकी टीम जब भारत को जगा चुकी हो तो लोगों को बहुत मुश्किल हो जाता है भारत के रिएक्शन को एब्जॉर्ब करना। चाहे वो अमेरिका हो, बड़े बड़े देश और छोटे छोटे जो लिखने वाले मेरे जैसे हैं, वो सब के सब अब देख रहे हैं कि भारत की आवाम जाग चुकी है। मेरा एक वीडियो जाता है तो हज़ारों कमेंट्स आते हैं, आपका वीडियो जाता है तो हज़ारों कमेंट्स आते हैं, कंट्रोवर्सीज जन्म लेती हैं। तो आज के दिन जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, ये बताइए कि कंट्रोवर्सीज भारत के कॉन्टेक्स्ट में आपको कैसी नेचुरल लग रही हैं कि चूँकि ये बड़ी एक ख़ास एनवायरनमेंट इलेक्शन की वजह से, या थोड़ा सा आपको लग रहा है कि इधर से भी उधर से भी कोई ओवरबोर्ड बातें भी चल रही हैं? मुझे लगता है कि ताहिर भाई, सबसे पहले तो शुक्रिया आपका ये मंच देने के लिए, इतना बड़ा मंच। दूसरी तरफ जो कंट्रोवर्सीज हैं प्रोबेबली वो पार्ट ऑफ इलेक्शन है, हर इलेक्शन में ये होती ही हैं और प्रोबेबली हमेशा होती रहेंगी। और इस जो हीट जो होती है इलेक्शन की, वैसे भी गर्मी का मौसम है तो गर्मी तो वैसे ही बहुत है, और उसके बाद भी आप ये देखिए जो चुनावी गर्मी होती है उसमें भी बहुत सारी बातें लोग अक्सर ओवरबोर्ड कहे जाते हैं और उसमें कंट्रोवर्सीज बनना बड़ा नेचुरल है, बड़ा स्वाभाविक सा हो जाता है और वो हो रहा है। मुझे ये जरूर लगता है ताहिर भाई, इस बार क्योंकि भारत आर्थिक रूप से इकोनॉमिकली बहुत ग्रो किया है, कर रहा है, और चाहे आप वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट देखें या IMF की रिपोर्ट देखें, हर जगह यही कहा जा रहा है कि भारत इज गोइंग टू बी द इंजन ऑफ इकोनॉमी for the world in the coming years। तो उस बैकग्राउंड में अगर आप देखिए तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको शायद ये माहौल, ये स्थिति बहुत पचेगी नहीं, वो लोग जो हमारे एडवर्सरीज हैं। और ऐसे में ये भी नेचुरल कोर्स ऑफ एक्शन है कि वो कुछ ऐसी चीजें करें जिससे हमारे यहाँ माहौल खराब हो या थोड़ा सा टेंशन का माहौल बने, डिवीजन हो, बिकॉज अल्टीमेटली यू आर फाइटिंग फॉर वोट्स, तो वोट्स भी तो डिवाइड होने हैं ना। तो ये तमाम कंट्रोवर्सीज जो हैं ये उसका पार्ट है। मुझे ऐसा भी लगता है कि कुछ लोगों को बाकायदा एक सर्टेन टाइमिंग के साथ पिछले दिनों में लॉन्च किया गया है। हम लोग यहाँ हिंदुस्तान में पिछले 1 साल से इस बात को एंटिसिपेट कर रहे थे। हमें मालूम था कि हमारे ठीक चुनाव के वक्त तरह तरह की डिस्टर्बेंस डाली जाएंगी ताकि चुनाव कंट्रोवर्शियल हो जाए, हमारे इलेक्शन चुनाव यहाँ पर जो है कंट्रोवर्शियल हो, और ये कोशिश जारी रहेगी और वो कोशिश इस वक्त भी चल रही है। हम लोग अपनी तरफ से फाइट बैक कर रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया पर हो और अदरवाइज मेन स्ट्रीम, पर ये कोशिशें जारी हैं, हम उसको समझ रहे हैं। जी, आप कह रहे हैं आप इन सब जो अटेम्प्ट्स हैं उनको समझ रहे हैं। देखिए, जब मैं कनाडा में बैठ के यहाँ के टेलीविज़न देखता हूँ या अमेरिकन टेलीविज़न देखता हूँ, फ्रांस 24 देखता हूँ, जर्मन डॉइचे देखता हूँ, अल जज़ीरा देखता हूँ, तो मुझे यही महसूस होता है कि उनको भारत के हवाले से बहुत चिंता है कि जैसे वहाँ पे सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी को
बहुत बड़ा ख़तरा है। पर्सनली मैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, आज वो 10 साल से प्राइम मिनिस्टर हैं, इससे पहले 15 साल वो चीफ मिनिस्टर रहे, मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ। वो एक स्टेट्समैन पर्सन हैं और उनकी जो परफॉर्मेंस है, उनकी जो डिलीवरेंस है, वो हमें मदद दे रही है उनकी आगे की आने वाली पोटेंशियल पॉलिसियों को समझने के हवाले से। तो भारत तो इन बड़े बड़े टीवी चैनल्स और इंटरनेशनल जो है मीडिया आउटलेट्स उनको लिफ्ट नहीं करा रहा। मैं भारत जब कह रहा हूं तो भारत की जनता वो उनको लिफ्ट नहीं करा रही। मैं समझता हूं कि भारत की जनता भी ऑफ कोर्स सारी के सारी प्राइम मिनिस्टर मोदी को वोट देने वाली नहीं है। आफ्टर ऑल इंडिया अलायंस है, 2600 ज्यादा पार्टियां हैं, मगर ये बहुत बड़ी बात है 2600 से जायद पॉलिटिकल पार्टियों में सबसे ज्यादा आज जो वोट बैंक है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी का है, 2600 पार्टियों के बीच में। तो इसमें अगर कोई छोटा मोटा कोई बंदा, कोई राइटर कोई ऐसी बात कर देता है, तो जब इतने बड़े बड़े दुनिया के स्टेक होल्डर भारत के पीछे लठ लेके पड़े हुए हैं, तो एक छोटे मोटे बंदे की क्या हैसियत होती है, उसको आप कैसे देखते हैं? मुझे ये लगता है कि ये जो छोटे मोटे बंदे हैं, मजे की बात क्या है कि वो हमारे ही बुलाए हुए होते हैं, और हमारे ही बुलाए हैं, हमारे ही अंदर के लोग उनको बुलाते हैं, हमारे ही पुराने ब्यूरोक्रेट उनसे जाकर मिलते भी हैं, और हमें ही ये बताया जाता है कि अगर हम ऑब्जेक्शन करते हैं, मेरे जैसे लोग, तो हमें पीठ पीछे से, चुपके से, फोन कॉल्स पर, अदरवाइज बताया जाता है कि आप चिंता ना करें, हम तो दरअसल इनके अंदर की बात निकलवाने के लिए कर रहे हैं, ताकि हमें पता लगे कि दरअसल इनके अंदर स्ट्रेटजी क्या है। तो हम इनको बुलाते इसलिए हैं कि हम जान सकें कि दरअसल पर्दे के पीछे ये लोग किस एजेंडे पर काम कर रहे हैं। तो तमाम रिसेप्शन जो हमको देते हैं वो उसको पाने के लिए है। तो ये इस तरह की कहानियां भी मुझे सुनाई जाती हैं और वो सब हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन मुझे हैरानी ये तब होती है कि जब ये लोग खुद को एक्सपोज कर देते हैं एक्चुअली, क्योंकि प्रोन टू क्रिटिसिज्म नहीं है। हमारे यहाँ एक मेरे जो गुरु थे, मेरे जर्मन गुरु जो थे प्रोफेसर लोथार लुत्से, तो वो मुझे अक्सर कहा करते थे कि आप, हिंदुस्तान की अच्छी बात यह है कि यहाँ पर जो सेल्फ क्रिटिकल फैकल्टीज होती हैं तो वो बहुत एक्टिव होती हैं आदमी की। आप खुद में बैठकर, आपस में ही बैठकर इतनी बहस कर लेते हैं कि आपको अपने अंदर की तमाम अच्छाइयां बुराइयां जो हैं वो आप खुद या तो खुद समझ जाते हैं या सामने वाले आपके सामने रख देते हैं। तो वो फैकल्टीज चूंकि एक्टिव हैं, तो हम अपनी आलोचना खुद भी कर सकते हैं, हमें किसी बाहर वाले की जरूरत नहीं पड़ती है। और मगर अगर बाहर वाले करते हैं तो वेलकम, बट एजेंडाज जो है उसके पीछे वो अक्सर क्लियर रहते हैं। और जब क्रिटिसिज्म को ऑब्जर्व किया जाए तो देखा जाना चाहिए कि कहीं वो क्रिटिसिज्म है वो पॉजिटिव है, ऑथेंटिक है, या कहीं एजेंडा बेस्ड है। ये क्रिटिसिज्म किताबों के जरिए भी आता है, टीवी इंटरव्यूज के जरिए भी आता है, और आजकल सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट डालता है सोशल मीडिया के जरिए। देखिए, मैं खुद को भारतीय सिविलाइजेशन का एक चेला समझता हूँ। दुनिया में मैं कहीं भी रहूँ तो मैं अपनी सिविलाइजेशन के साथ जुड़ा रहता हूँ। कनाडा मेरा बहुत ही खूबसूरत देश है, मैं एक प्राउड कैनेडियन हूँ, मेरे पास एक ही देश की सिटीज़नशिप है। मैंने पाकिस्तान की सिटीज़नशिप भी छोड़ दी क्योंकि मैं कनाडा के साथ ही जुड़ना चाहता हूँ, यही मेरा जीना मरना है। मगर भारत के साथ जो जुड़त है वो मन की जुड़त है। और इस सारी सिचुएशन में जब मैं कभी भारत आता हूं तो एक प्यार मोहब्बत की फ़ज़ा होती है। मैं एक प्रीसाइज कंट्रोवर्सी की तरफ आता हूं थोड़ी सी, चूँकि आपने भी उस पर आवाज़ उठाई है, बात की है। मैंने अभी कल ही प्रोफेसर इश्तियाक अहमद साहब का एक इंटरव्यू किया जो भारत में उनके दौरे के बाद वो आए थे। इससे पहले शायद वो जब स्वीडन वापस आए हैं किसी को उन्होंने इंटरव्यू दिया। आई हैड नो आइडिया कि किसको इंटरव्यू दिया, क्या उसमें बात की। मैंने तो अपनी बात उनसे की जो है। मैं उनकी किताबों का बहुत फ़ैन हूँ। मैंने कल अपने इंटरव्यू में कहा कि मैं उनकी किताबों का फ़ैन हूँ और वो रहूँगा। मेरी उनसे दोस्ती भी है, वो भी रहेगी, क्योंकि मैं इस बात पे बिलीव करता हूँ कि तल्लक रहने चाहिए। और मैं उनसे एग्री भी बहुत सारी चीज़ों में करता हूँ, डिसएग्री भी करता हूँ। वो भी मेरे से ऐसा करते हैं और डिसएग्री भी करते हैं। मैंने कल, उन्होंने मेरे शो में कहा, प्रोफेसर साहब ने, कि उनसे एक गलती हो गई थी। वो इस बात को नहीं समझते थे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जब राम जी के दर पे गए तो उन्होंने वहाँ पे सजदा किया। मैं भी गया था तो मैंने भी सजदा किया था। महेश जी, ये बात भी ज़हन में रखिए, चूँकि मैं महसूस करता हूँ कि राम जी मेरे भी दिल में रहते हैं और मुझे ही उन्होंने बुलाया था, वरना मैं जा भी ना पाता वहाँ पे। लेकिन ये मेरी सोच है,
शायद उनकी ऐसी सोच नहीं है, लेकिन खैर उन्होंने कल अपोलोजाइज किया मेरे शो में, उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात की नहीं समझ थी, वो अलग मैटर है। लेकिन आपने जो और बातें की उन्होंने शायद किसी के शो में, आपने उस पर किया, क्रिटिसाइज़ किया, आपने ट्वीट्स भी मेरे साथ या वो मैसेजेस भी शेयर किए, तो मैंने बड़े गौर से पढ़े क्योंकि मेरे दिल में आपकी भी बहुत इज्जत है। तो क्या आपको क्या कोई डिसअपॉइंटमेंट हुई, क्योंकि आप भी तो उनकी किताबों के फ़ैन थे? बेशक, उनकी सारी किताबें मेरे पास रखी हैं मेरी लाइब्रेरी में, तो ऐसा नहीं है, मैं उनकी किताबों का, उनकी स्कॉलरशिप का हमेशा फ़ैन रहा हूँ। और जाहिर है कि बीइंग हिंदुस्तानी, मैं तमाम चीज़ों को क्रिटिकली ऑब्जर्व करता हूँ जब भी कोई इंडिया के बारे में बात हो रही होती है। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं जस्ट बिकॉज आई लाइक समबडी मैं उनकी अंधभक्त हो जाऊंगा, ब्लाइंडली फॉलो करूंगा। ये वो आरोप है जो वो हमारे ऊपर लगा सकते हैं। लेकिन मुश्किल क्या है ताहिर भाई कि मुझे बड़ा सीरियसली लगता है कि आप एक जर्नलिस्ट हैं, आपको पूरा हक है कि आप मुझसे कोई भी सवाल पूछें, मुझे प्रोवोक करें, मुझसे एक हेडलाइन निकालने की कोशिश करें, ये आपका पेशा है, आपको करना चाहिए। जो पाकिस्तानी महिला पत्रकार हैं, जो 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 खातून जर्नलिस्ट थी वहाँ की, मैं मैं क्या कहूँ, उनके आर्टिकल्स पढ़े हुए हैं, आप पढ़ सकते हैं तो आपको पता लग जाएगा कि उनके कितने खूबसूरत ख्याल हैं हिंदुस्तान के बारे में। इनफैक्ट जो जनाब इश्तियाक अहमद साहब हैं, अगर वो खुद बैकग्राउंड चेक कर लेते हैं उस जर्नलिस्ट को, जो कि नॉर्मली स्कॉलर्स या पढ़े लिखे लोग करते हैं जब किसी को इंटरव्यू देते हैं कि वो किससे बात करने जा रहे हैं, तो उन्हें पता लग जाता। पर मुश्किल क्या है कि आप अगर अपनी ही इस खाम ख्याली में बिजी हैं कि बस जो मैं जानता हूं वो फाइनल है और वो अल्टीमेट है और उससे आगे या पीछे कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है, तो मुश्किल होती है कि फिर उन चीज़ों को कैसे जवाब दिया जाए। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं कि अगर आप मुझे कोई एक ऐसा प्रोवोकेटिव सवाल पूछे जिसका आंसर मुझे नहीं आता है, तो क्या ये ज़रूरी है कि मैं उसका आंसर करूं? मैं कह सकता हूं कि गोरा साहब मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं, या मैं ये कह दूं कि मैं इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहता। दोनों ही बातें पॉसिबल है। मगर जब आप हर बात का जवाब देना चाहें, आप फैक्ट्स देना चाहें, फॉर एग्जाम्पल अरविंद केजरीवाल, जो खातून जर्नलिस्ट है वो उनको लीड करती हैं, लीडिंग क्वेश्चन पूछती हैं, जिसको आप जानते हैं जर्नलिज्म में लीडिंग क्वेश्चन क्या होता है। एक लीडिंग क्वेश्चन पूछती हैं कि हिंदुस्तान के लीडिंग अपोजिशन लीडर्स को जेल में डाला गया है। वन ऑफ द लीडिंग जो लीडर है वो कौन है लोकसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में? वो है केजरीवाल जी। कितनी सीट है उनकी? 1, तो 3 का क्लेम हो जाए, दैट इज इट। हिंदुस्तान में कितनी सीटें हैं लोकसभा में आप जानते हैं, और आप जरा अंदाजा लगाइए इसमें वो लीडिंग अपोजिशन लीडर कैसे हो सकते हैं? मतलब ना कोई कांग्रेस का लीडर, ना कोई कुछ, केजरीवाल। अच्छा, फिर वो क्या कहते हैं, कांग्रेस के खाते बंद कर दिए हैं। कोई बताए तो सही, बिफोर यू अटर अ वर्ड यू चेक आउट कि कौन से खाते बंद है भाई। आपके खाते बंद हैं, कहाँ आपके खाते बंद हैं, कोई बताए? मतलब फैक्चुअल एरर्स पे एरर्स। और फिर आपको इतनी भी शर्म नहीं आती है कि आप कम से कम या तो चेक करें, और अगर आपने बाद में भी इंटरव्यू के चेक किए, वो आपको इंटरव्यू देने आ गए हैं, फैक्ट उन्होंने फिर भी नहीं चेक किए, किसी भी फैक्ट का उन्होंने डिनायर नहीं दिया कि मैंने ये बातें गलत बोली हैं। उन्होंने सिर्फ पहले मिनट में जो ये जिसको हम लोग साष्टांग दंडवत कहते हैं, जो लेट कर जो किया जाता है, और उस लफ्ज का भी उन्होंने जरा, आप जानते हैं पंजाबी अच्छी तरह से आप जानते हैं, आप जरा सोचिए कि अगर कोई आदमी कह रहा है ये मोदी वहां जाकर लेट लूट कर वोट का बंदोबस्त कर रहे हैं, आपको क्या लगता है? मैं एज आई एम अनबेस्ड इन सेइंग दिस कि आई एम अ मोदी फैन, ऑलराइट, वंडरफुल। मैं एक हिंदू भी हूं, और मैं ये भी जानता हूं कि तमाम खित्ते में हिंदुत्व एज अ वर्ड उसको समझाया ही नहीं जाता है। उनको लगता है कि हिंदुत्व एज अ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, उनको वंडरफुल, बट आई वांट टू आस्क दिस, एनीबडी हु नो हिंदुइज्म, उससे पूछो कि अगर आप हिंदुइज्म में से एडजेक्टिव बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज, आई मीन एज अ स्टूडेंट ऑफ लैंग्वेज आई कैन टेल यू इट विल बी हिंदुत्व। सो हाउ डू यू मेक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ऑफ इट? खैर, वो एक अलग मुद्दा है, उस पर क्या जाना, मतलब वो ही इज नॉट अ स्टूडेंट ऑफ लैंग्वेज, तो मैं उस पर जोर नहीं देता। बट आप देखिए ताहिर भाई, एक फैक्ट को तो आप क्रॉस चेक करें, कांग्रेस के खाते वो उसका ताना दे रहे हैं, और मजे की बात क्या है, हर एक फैक्ट से पहले वो इंटेंशनली शायद लगाते हैं। अब आप मुझे बताइए, आप अगर आपको शायद लगानी नौबत आ रही है तो उस सब्जेक्ट को आप क्यों टच कर रहे हैं भाई? आप एक पॉलिटिकल पार्टी के बारे में कमेंट करने जा रहे हैं एक एज्यूम्ड फैक्ट को लेकर। हाउ डज इट वर्क?
ये इलेक्शन का टाइम है, एक एक स्टेटमेंट इस समय पर मैटर करती है। उनको मोदी जी की स्टेटमेंट जो शायद कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर आ रही है, कांग्रेस के मैनिफेस्टो के बैकग्राउंड में आ रही है, उसको भूल जाते हैं, सिर्फ स्टेटमेंट को पकड़ते हैं। वो किस कॉन्टेक्स्ट में की जा रही है उसको बिल्कुल भूल जाते हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं है कि मोदी जी ने किस बैकग्राउंड में बात कही है। वो ये भी भूल जाते हैं कि सैम पिट्रोडा ने उसको जस्टिफाई किया, उन्होंने कहा है कि नहीं ये हमारी पॉलिसी है और लॉन्ग टर्म पॉलिसी है, हम पहले से सोच कर बैठे हैं। So how does Modi become, the culprit in this? And you see, this is my problem. आपने एक बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम किया था नजम सेठी के को लेकर। आप जरा देखिए उस प्रोग्राम में भी वो नवाज शरीफ के बारे में बात करेंगे तो कहेंगे नवाज शरीफ ये कर रहे हैं, मोदी कर रहा है। I mean, आप उर्दू जानते हैं, पंजाबी जानते हैं, और इन दोनों सेंटेंसेस के कंस्ट्रक्शन में क्या अंतर है, कहां रिस्पेक्ट है, कहां डिसरिस्पेक्ट है, आप समझ सकते हैं। ये मैं आप पर छोड़ता हूं। बट अगर आप मेरे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को कोई इस तरह से एड्रेस करेगा, माय ब्लड बॉइल्स, सिंपली बिकॉज आपको क्या अच्छा लगता है, आपकी नजर में क्या सेकुलरिज्म है वो आप जाने, मगर इस कंट्री की मेजोरिटी उनको चुन रही है, एंड दैट्स कॉल्ड डेमोक्रेसी। सो यू कैन नॉट, एंड बाय द वे, the democracy of India does not need a certificate from anybody, although the certificate is coming right from US, where the White House spokesperson is saying this is the mother of democracy. पिछले हफ्ते मैथ्यू मिलर ने कहा है, जिसको ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी कहा जाता है, ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी कह रही है कि इंडिया इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, एंड येट वी नीड अ सर्टिफिकेट फ्रॉम अ स्कॉलर जिनकी घड़ी 1947 के बाद में, गांधी जी के बाद में रुक गई है। उसके बाद यहाँ की पॉलिटिक्स का उनको नहीं पता, उनको नहीं पता कि किस तरह से अपीजमेंट की पॉलिसी लगाई गई, उनको ये भी नहीं पता कि किसी ने इमरजेंसी भी लगाई थी हमारे देश में कभी, उस समय पर अपोजिशन के लीडर्स का क्या हाल किया गया था, नोबडी टॉक्स अबाउट इट। सो आई एम एक्चुअली डिस्टर्ब्ड बाय द दिस स्टॉकहोम सिंड्रोम, यू नो, जो स्टॉकहोम सिंड्रोम जो है, मैं उससे परेशान हूँ कि मतलब आपकी मेमोरी इतनी सेलेक्टिव है कि बस वो नेहरू जी, आई मीन one can raise so many questions. I mean, I'm not taking any credit away from Nehru ji. I'm, you know, in my all growing years, I've studied him, seen his politics. I mean, not seen his politics, but because I was born later, but read his politics, and there are many things that I like. I mean, आप जानते हैं हमारे यहाँ पर IITs बनी हैं, वो लेकर आए थे। जब चॉइस आई थी कि भाई हमारी कंट्री में आपको किस रास्ते पर चलना है, एक रास्ता उन्होंने चुना, अच्छा बुरा उस पर आप सही गलत कर सकते हैं, बट आई एम प्राउड दैट ही वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ माय कंट्री, एंड उनका इलेक्शन कैसे हुआ, सिलेक्शन कैसे हुआ, आजादी से पहले उनका सिलेक्शन हो चुका था, ऑल दैट यू नो, सो आई डोंट हैव टू कमेंट ऑन दैट, आई एम नॉट हियर टू टीच द हिस्ट्री। बट सवाल यह है ताहिर गोरा साहब कि इन तमाम बातों में जो फैक्चुअल चेकिंग है, जो फैक्ट चेकिंग है, वो कहाँ है, और आप कैसे, मैं किसी आउटसाइडर को ये राइट दे दूं कि वो एज्यूम फैक्ट्स के ऊपर एक इलेक्शन टाइम पर हमारी पॉलिटिक्स पर कमेंट करेगा और स्कॉट फ्री निकल जाएगा? दैट्स नॉट पॉसिबल। जी, आपने फ्रेज स्टॉकहोम सिंड्रोम की बात की, तो इत्तेफाक की बात यह है कि प्रोफेसर इश्तियाक भाई स्टॉकहोम में रहते हैं। अगरचे वो तो एक फ्रेज है, लेकिन मैं सिर्फ लाइटर टोन में ये बात कर रहा हूँ। मेरी आने वाले दिनों में महेश भाई कोशिश होगी, अगर आप भी माने और वो भी माने, आप दोनों को एक साथ में शो में लाऊं और ये बातें हम करें इस हवाले से। लेकिन जो आपने बात की कि प्रोफेसर साहब 1947 में स्टक हैं, तो पाकिस्तान के जो हमारे ओल्ड जो हमारे उस्ताद हैं या जो हमारे सीनियर्स हैं, जिसमें नजम सेठी साहब हों, इश्तियाक अहमद साहब हों, मेरे से सीनियर्स हैं, आपसे सीनियर्स हैं, ये मुझे भी महसूस होता है कि अपने उस टाइम फ्रेम में थोड़े से स्टक हैं। मैं इनकी इज़्ज़त भी बहुत करता हूँ, ख़ास तौर पर प्रोफेसर इश्तियाक अहमद साहब की, उनकी किताबों का मैं बहुत मदाह हूँ, आप भी मदाह हैं। तो वो तो हम कोशिश करेंगे, अगर आप और वो मान गए तो आप दोनों को एक साथ शो में मैं लाऊं और थोड़ी सी बातचीत करूं। लेकिन एक्चुअली जी भाई मैं आपको करेक्शन कर दूं, एक छोटा सा करेक्शन जी, कि इनके एक जो होस्ट हैं, जिनके आपको याद होगा, जो ऊटी मसूरी के जिनका जिक्र कर रहे हैं, वो एक राकेश वैद जी हैं। जी, मैं जानता हूँ, बहुत अच्छे इंसान है वो जी, बेहद बहुत इंसान है। मैंने अपने जो वीडियो शो भी मैंने किया है उनके लिए यूट्यूब पर, तो मैंने बार बार इस बात का जिक्र किया है कि राकेश भाई बहुत अच्छे इंसान हैं। मगर मुश्किल क्या है कि उन्होंने, और बाय द वे क्रेडिट टू हिम
he called me and he told me कि महेश भाई he is apologetic, talk to him, and then he said, so I said कि यार देखो अगर गलतफहमी हुई है it's wonderful, let it be clarified, and ये चीज ऑन रिकॉर्ड है मेरे पास, ये चीज ऑन रिकॉर्ड है। मैंने उनसे बात कही है कि भाई अगर उनको कहना है तो I'll put up my questions and my objections and he is free to answer them। अगर उनको लगता है कि मैं if I'm wrong somewhere I'll apologize, but at the same time he will have his time to basically clarify my doubts, and that is the intention for which I contacted him, and what I got from him was he started his own crap, so that's it. So I am, even now I'm open, I'm willing to talk to anybody. This is culture of mine। मेरे मुल्क का ये कल्चर है कि हम बात से नहीं भागते, we are always up for dialogue, और उसमें सही गलत जैसा कुछ होता ही नहीं। Either you will convince me or I'll convince you, one of us will get convinced। इसमें जो यूरोपियन थ्योरी है let's agree to disagree, वो हिंदुस्तान की थ्योरी नहीं है। We always prefer to talk and keep talking। जी ठीक है, मैं समझता हूँ कि बातचीत होनी चाहिए और कोई ज़रूरी भी नहीं कि इन द एंड कोई किसी को कन्विंस कर ले। एक डिस्कोर्स है जो ठीक है, डिस्कोर्स जारी रहता है ना, वो डिस्कोर्स जारी रहता है, हाँ, और वो सुनने वाले अपनी जजमेंट्स करते हैं कि भाई किसकी बात में कितना वजन है। ये देखिए, ये तो प्रिसाइजली हमने बात की, लेकिन मैं जनरल भी आपसे बात करना चाह रहा हूँ जो इस वक्त भारत का माहौल है, और उसमें जो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, चाहे वो प्रोफेसर इश्तियाक हों चाहे आप हों, भारत इस वक्त जाग चुका है। तो भारत के लोग भी अब इंटेलेक्चुअली बहुत एनरिच्ड होते चले जा रहे हैं, वेल अवेयर्ड होते चले जा रहे हैं। तो इस सारी सिचुएशन में आज जो फ़ज़ा है भारत में, आपको क्या लगता है कि इलेक्शन के बाद जो पॉलिसीज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, मैं तो कहूँगा वंडरफुल पॉलिसीज़ जो चली आ रही हैं, वो कंटिन्यू करेंगी या फर्दर वो अपना इम्पैक्ट और तेज़ करेंगी? इस हवाले से आप मुझे लगता है वो और तेज करेंगे। ये उनका प्रॉमिस भी है, इलेक्टोरल प्रॉमिस भी है, और उन्होंने ये भी कहा है कि जो हम 10 साल में देख चुके हैं उससे कहीं ज़्यादा हम अगले 5 सालों में और देखने जा रहे हैं। सो इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा ताहिर भाई कि एक्सपेक्ट अ फ्यू सरप्राइजेस। ठीक है, मैं आपको पुराना जानता हूँ, आप एक पत्रकार हैं और एनालिस्ट हैं, और आपने भी सारे भारत के विचारधारे करीब से देखे हैं और उन पे बहुत ज़्यादा सोचो विचार किया है। तो इस वक्त हमें दिखता है कि भारत में, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, जागरूकता बढ़ी है, लोग जाग रहे हैं, सेंसिटिविटीज़ भी बढ़ी हैं। तो क्या इसकी वजह सिर्फ सोशल मीडिया है या वो हर्टफुल फीलिंग है जो भारतीय फील करते हैं कि फॉर डिकेड्स एंड सेंचुरीज उनके ख़िलाफ़ चली आ रही हैं, अब हमें रिएक्ट करना चाहिए, रिस्पॉन्ड करना चाहिए? तो क्या सिर्फ सोशल मीडिया है या एक ख़ास किस्म की अवेयरनेस भी है? सेंसिटिविटीज़ के पीछे अवेयरनेस दोनों तरफ है और बड़ी स्ट्रेंज किस्म की है। फॉर एग्जांपल जो मोहतरमा जिनके इंटरव्यू का हम जिक्र कर रहे थे, अगर मैं उस बैकग्राउंड में जाऊं और आपको बताऊं, क्योंकि ये बातें जिक्र में आती रहती हैं, हमारे यहाँ कुछ जगह पर एक छोटी सी चीज़ें देखी जा रही हैं। वो ये, फॉर एग्जांपल, जहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटीज़ जाना है, आप वहाँ पर एक बड़ा स्ट्रेंज सा फिनोमेना देखेंगे, और कि वहाँ पर वो है ना मौलाना, जो वो पाकिस्तान में जो मॉडल क्या वो कपड़े बड़े बनाते हैं जी, वो मिस्टर तारिक जमील जी, तारिक जमील साहब जी। आप यकीन मत करें कि हमारे हिंदुस्तान की तमाम मुस्लिम कम्युनिटी में वो सुने जाते हैं। कैन यू बिलीव इट? मतलब यहाँ पर बीजेपी का लीडर आए या कांग्रेस का लीडर आए, वो किसी कम्युनिटी में कुछ बोलकर जाए, या कि तारिक जमील रात को क्या कहते हैं, तो यहाँ पर जो इम्पैक्ट पड़ता है मुस्लिम कम्युनिटी पर, वो तारिक जमील साहब को पड़ता है। कैन यू बिलीव इट? अच्छा, तारिक जमील तो वो एक तरह के ब्रांड नेम बने हुए हैं वहाँ पे, जो सो कॉल्ड एलीट इस्लामिस्ट कम्युनिटी है उसमें जाने जाते हैं, मगर जो गरीब तबका है पाकिस्तान का, वो तो बेचारा अफोर्ड ही नहीं करता तारिक जमील का कुर्ता खरीदना भी, तो उसमें तो कोई इम्पैक्ट नहीं है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन तारिक जमील को यहाँ आप देखिए, ये तमाम लोग मोबाइल पर, उनके यूट्यूब पर जाकर उनकी बातें सुनते हैं, उनको एक दूसरे को पुश करते हैं। अगर उनकी टीचिंग के खिलाफ कोई आसपास जाता हुआ मिलता है, कैन यू बिलीव इट, उसको थ्रेटन करते हैं। तो आप जरा सोचिए,
इस डेमोक्रेसी में ये सब भी हो रहा है। तो ऐसे में एक जो थोड़ा सा रिपल्शन जो हमारे अंदर आता है, या थोड़ी सी जो प्रोटेस्ट की एक हमारी बात आती है कि भाई why can we not as a communities, me as part of Hindu community or the Muslim community, because there is no other friction with other communities, there are other communities as well, बट वहां कोई फ्रिक्शन जैसी चीज नहीं आती है, वो लोग इंटीग्रेटेड हैं। ये जो इंटीग्रेशन का प्रोसेस है वो मुझे लगता है कहीं इस पर काम किए जाने की जरूरत है, और इसको एक्सपेडाइट भी होना चाहिए, बिकॉज इट्स हाई टाइम। हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ जो हो रही है, हमारे यहाँ जो इंटेलेक्चुअल ग्रोथ भी हो रही है, और सबसे बड़ी बात की जो पॉपुलेशन में जो रेशो बढ़ता चला जा रहा है कि जो ओल्डर पीपल आर लिविंग लॉन्गर एंड द यंगर पीपल आर उनका लॉट बढ़ता जा रहा है। तो हमको कहीं ना कहीं सोसाइटल हार्मनी बनाए रखने के लिए ये जरूरी है कि हम इंटीग्रेशन की लाइन पर देखें, और ये देखें कि हाउ टू लिव टुगेदर इन हार्मनी इंस्टेड ऑफ कि हम एक दूसरे की क्रिटिसिज्म पर आए, और रिस्पेक्ट करें एक दूसरे के प्लेसेस ऑफ वर्शिप की, एंड दैट्स अबाउट इट। मुझे नहीं लगता कि इसके आगे कोई और इशू है, बिकॉज पॉलिटिकली आप देखिए, इकोनॉमिकली वी आर ऑन द राइट ट्रैक, वो तो दुनिया कह रही है। देखिए, जो भारतीय मुसलमान हैं, मेरा उनसे रब्ता रहता है, मैं भारत जाता हूँ, उनके इलाकों में जाता हूँ, मिलता हूँ, बहुत सारे दोस्त हैं और कईयों के मैं इंटरव्यू करता रहता हूँ। और जो पाकिस्तानी बैकग्राउंड के मुसलमान, ऑफ कोर्स मैं वहाँ पे पला बड़ा, मैं उनकी साइकी, उनके इनसाइट को समझता हूँ, लेकिन भारतीय मुसलमान बहुत मुख्तलिफ है पाकिस्तानी मुसलमान से, चाहे वो भले से तारक जमील को सुनता हो, या इससे पहले पाकिस्तान के एक होते थे टेलीविज़न के आलम मिस्टर आमिर लियाकत, सो कॉल्ड आलम होते थे, वो इनको सुनते थे, औलिया मकबूल जान, हाँ औलिया मकबूल जान। लेकिन भारतीय मुसलमान शायद रिलीजियसली कोई थोड़ा बहुत कनेक्ट करता होगा, मगर वो भारत के साथ ही कनेक्ट है। इवन असदुद्दीन अवैसी जैसे कहते हैं कि ये जो सरहद पार के पागल मुसलमान हैं, वो तो इस तरह की बातें करते हैं, उनके ऑडियो वीडियो मौजूद है असदुद्दीन अवैसी के। तो भारतीय मुसलमान तो जो भी अगर डिसएग्रीमेंट उनका पॉलिटिकली भारत के अंदर है, जो कि होना चाहिए हर शख्स का एज एन इंडिविजुअल। आप देख लीजिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी के खिलाफ तो 2600 पार्टियां खड़ी हैं ना इस वक्त। वो अलग बात है कि वो सबसे आगे हैं इस वक्त, वो अपनी डिलीवरेंस की वजह से बहुत रिस्पेक्ट की निगाहों में हैं भारतीयों की नज़र में। तो भारतीय मुसलमान को मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, मैं तो अभी भी पाकिस्तानी मुसलमान से बहुत डिफरेंट और वेल इंटीग्रेटेड विद इंडिया समझता हूँ, विद फ्यू एक्सेप्शंस। जो वो खुदा करे, काश ऐसा हो कि वो और अपने आप को एसिमिलेट कर लें। तो आपको भी ऐसा महसूस होता है, क्योंकि आपका भी पाकिस्तान से बहुत तल्लुक वास्ता रहता है, बहुत दोस्त हैं आपके पाकिस्तान में। बेशक है मेरे दोस्त पाकिस्तान में। मैं आपको बताऊं ताहिर भाई, आप जो कह रहे हैं वो तो मॉडर्न हिंदुस्तान को देखकर और जो कह रहे हैं, मैं आपको हिस्ट्री में ले आता हूं। 1930 का इलाहाबाद कन्वेंशन याद कीजिए कांग्रेस का, और अल्लामा इकबाल साहब ने उसमें कहा था कि हमको जो हिंदुस्तान का जो मुसलमान है वो बाकी दुनिया के मुसलमान से अलग है। तो जो डेफिनेशन आज आप दे रहे हैं, एक्चुअली इस डेफिनेशन को 1930 में खुद अल्लामा इकबाल साहब दे चुके हैं। तो मैं और आप कोई नई बात नहीं कर रहे हैं, और मैं जो अल्लामा इकबाल ने कहा था, बाद में चाहे उनके थॉट्स जैसे भी बदले, वो आप जानते हैं, तारिक फतेह साहब भी बताया करते थे उसके बारे में, मगर और वो हमारे आप, बल्कि मुझे याद आया कि आज उनकी बरसी है, तो जी तारिक फतेह जी का आज, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो तारिक फतेह साहब को एक बार फिर से सलाम वर्चुअल हमारी तरफ से। मगर मैं आपको बताऊं कि उसके बावजूद यहाँ पर वो जो एलिमेंट है, इंटीग्रेशन की बात, एक बड़ा तबका मुसलमानों का जो है वो इंटीग्रेटेड है। मैं आपको बताऊं, मैं 10वीं क्लास में था, तब से मैंने कभी जिंदगी में होली नहीं मनाई, क्योंकि एक बार बोर्ड के एग्जाम में हम फंसे तो वो एग्जाम छूट गया, लेकिन फिर कभी मन ही नहीं हुआ। लेकिन प्रोबेबली उसके बाद जिंदगी में एक बार जो मैंने होली मनाई है, वो आप यकीन करेंगे किसने मनवाई मुझसे? मेरे एक दोस्त हैं दानिश शाहिदी, एनडीटीवी में, ESPN स्टार में एंकर रहे हैं, और आप देखिए उन्होंने घर पे मेरे होली मनवाई, और क्या जबरदस्त होली, मेरी लाइफ की सबसे मेमोरेबल होली वही है। आज भी दानिश साहब महीना पहले से उनके ढोलक वोलक तैयार हो जाती है, और वो बस मतलब उनका नगाड़ा तैयार रहता है होली का। तो मेरा मतलब ये कि ऐसे भी मैं तो उनको खैर आइडियल मुस्लिम मानता हूँ इस देश के लिए। तो मतलब उनकी शादी भी एक हिंदू बहन से हुई है मेरी। तो आप देखें, ऐसे भी हिंदू हैं और ऐसे मुस्लिम भी हैं, मगर दूसरी तरफ एक तबका और भी है जो कतई बिटरनेस लेकर आता है। मुश्किल क्या है?
कड़वाहट का जो असर है भाई, वो जरा ज्यादा लोगों पे होता है, ज्यादा जल्दी होता है। और दरअसल हमको वो इम्पैक्ट कम करना है जो अगर अगर उनके पास भी कोई मुस्लिम लोग जाएंगे और वो फोर्स करेंगे किसी चीज के लिए, तो मुझे पूरा यकीन है कि वो चाहे न चाहे बैकआउट कर जाएंगे या बैकफुट पर चले जाएंगे, जाना पड़ेगा, क्योंकि आपको सोसाइटी में रहना होता है। अल्टीमेटली आप देखिए ना, मैं आपको बार बार आज के दिन मुझे तारक मेहता की बात क्यों याद आ रही है, वो अक्सर कहा करते थे कि भाई सारी मस्जिदों पर तो देवबंदियों का कब्जा है, तो जो नॉर्मल मुसलमान है अगर उसको अपनी बात को डिफरेंटली सोचता भी है तो वो अपनी बात कहां जाके रखे, ये भी तो बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल, बहुत बड़े सवालात हैं मुस्लिम समाज के अंदर, सिर्फ भारत के मुसलमानों के अंदर ही नहीं, वर्ल्ड वाइड मुसलमानों के अंदर। और वो बेचारे परेशान हैं कि किस तरह अपने आप को वो दुनिया के साथ ठीक से कंपैटिबल कर सकें। विक्टिमहुड कार्ड्स में फंसे हुए हैं, वो तो खैर अलग बहसें हैं, वो भी किसी दिन आपसे करेंगे। आखिर में दो एक बातें आज की गुफ्तगू को वाइंड अप करते हुए ये बताइए कि मैंने सेंसिटिविटीज़ की बात की, सेंसिटिविटीज़ के हवाले से भारत में अब कैसे आगे एनवायरनमेंट आपको चलता नज़र आ रहा है? इलेक्शन तो आनी जानी शय है, मगर सेंसिटिविटीज़ जो भारतीय मेजॉरिटी, जो सनातनी हैं, जो हिंदू हैं, वो फील करते हैं कि वो हर्ट होते हैं। तो ये जो हर्टफुलनेस की एक फीलिंग है, इसको कैसे दूसरी कम्युनिटीज़ कोशिश करें कि ये हर्ट वाला फीलिंग ना हो? तो इस हवाले से आप भारत में माहौल क्या देखते हैं? मुझे लगता है बहुत आसान तरीका है, क्योंकि जो हर्ट की फीलिंग है वो है तो जरूर, मैं उससे तो नहीं इनकार कर सकता। वो क्योंकि पिछले 70-75 सालों में जो अपीजमेंट की पॉलिसी की गई है उसका वो कहीं ना कहीं अपना इम्पैक्ट छोड़कर तो गई है। अब देखिए, मैं क्या कहूँ, अब शाहबानो केस आपको याद होगा, वो सब हमारे सामने हुआ है, कैसे उसके पार्लियामेंट में ड्रामे किए गए, चेंज किया गया उसको। या इवन तो मुझे सीरियसली लगता है एक जो डायलॉग की जो फिजा है, अगर वो बनी रहे और हम एक दूसरे से बात कर पाए, वो वही एक ब्रिज है जो क्रिएट किया जा सकता है। शायद हमारी सोसाइटी का सबसे बड़ी जो खूबी है वो यही है कि हम बातचीत का रास्ता जानते हैं, डिस्कोर्स का रास्ता जानते हैं, डायलॉग का रास्ता जानते हैं। अगर हम उस रास्ते पर आए दोनों ही तरफ से, तो हमारे को जोड़ने के लिए, हम एक सोसाइटी में रहते हैं, इस सोसाइटी में इतने फैब्रिक हैं जो हमको जोड़ते हैं कि उनसे बचना भारी है। सो मुझे नहीं लगता कि दरअसल कोई दिक्कत होनी चाहिए इस कड़वाहट की फीलिंग को हटाने में या जाने में। और ये सोसाइटी एज सच भूलने में यकीन करती है कि चीजों को एक तरफ दरकिनार करो, आगे बढ़ो। पंजाबी में भी कहते हैं ना, मिट्टी पाओ, तो वो मिट्टी पाओ, आगे चलो, बात समझ में आती है। हम सबको फ्यूचर चाहिए अपनी मुल्क के लिए, हम मिलकर काम करें। जहां ये फीलिंग आएगी वहां बाकी की बातें भुलाने में देर नहीं लगेगी। देखिए, जब हर्टफुल फीलिंग की बात होती है तो मैं इसके लिए एक एग्जांपल दूंगा कि अगर माँ अपने बच्चे को थप्पड़ मारेगी तो ये एक रूटीन का मामला साउथ एशिया में समझा जाता है कि जी पेरेंट्स ने बच्चे को थप्पड़ मारा। लेकिन अगर सौतेला बाप या सौतेली माँ बच्चे को थप्पड़ मारेगी तो ये एक बहुत बड़ी खबर बन जाती है। मैं इस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ कि मुस्लिम हिंदू की एक दूसरे के हवाले से जो सेंसिटिविटी है वो तो बहुत ही ज़्यादा वही सौतेले माँ बाप और बच्चे वाला मामला है। ऑन द अदर हैंड, भारत की जो बहुत बड़ी जनता है, जो मुस्लिम भी नहीं है, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी के विचारों से या उनकी पार्टी के विचारों से एग्री नहीं करते, कांग्रेस के फॉलोअर्स हों, स्टेट के में जो डिफरेंट पार्टीज हैं उनके फॉलोअर्स हों, तो वहाँ पे वो हर्टफुल की फीलिंग उतनी नहीं बनती जितनी वही सौतेले माँ बाप और बच्चे की बनती है। तो इस एंगल को आप कैसे देखेंगे? मैं बिल्कुल वैसे ही देखता हूँ जैसे आप देख रहे हैं। देखिए, वो पंजाबी में मुझे वो कहावत ठीक से याद नहीं, लेकिन मतलब जो उसका निकलता है वो बिल्कुल यही निकलता है जो आप कह रहे हैं कि माँ अपने बच्चे को मारती तो है, मारने नहीं देती है। तो बड़ी सीधी सी बात है, दिस इज हाउ इट इज कि हम आप याद कीजिए, नवाज शरीफ ने ओबामा और मोदी जी की जब बात, नहीं, मनमोहन सिंह जी की जब बात हुई थी कोई आपस में, और उन्होंने पाकिस्तान को लेकर शिकायत की थी, तो नवाज शरीफ साहब ने एक बार बोला था कि ये गांव की औरतों की तरह से वहां ओबामा से बोल रहे हैं। और आपको याद है सबसे पहला ऑब्जेक्शन कहां से आया था? यही मोदी जी, ये गुजरात के सीएम थे, और उन्होंने मंच पर खड़े होकर कहा था कि मैं अपने प्राइम मिनिस्टर से जितना मर्जी लड़ूं, पर आपको कैसे बोलने दूं मैं?
आप मेरे प्राइम मिनिस्टर के बारे में कैसे बोलेंगे? दैट्स एग्जैक्टली द फीलिंग आई हैड व्हेन दिस जेंटलमैन स्पोक अबाउट माय प्राइम मिनिस्टर लाइक दैट। मेरी लाख बुराइयां हो, हम हिंदू मुस्लिम जो भी हैं यहाँ पर, हम लड़ेंगे मोदी जी से, रोज आर्गुमेंट करेंगे, सब कुछ करेंगे, पर आप उनकी फेथ को लेकर आप मुझे बताएं ना, वो जो तारक फतेह का बड़ा मशहूर जुमला था, छोटे भाई का पजामा बड़े भाई का कुर्ता, अगर मैं ये लैंग्वेज यूज करना शुरू करूं तो क्या आपको अच्छा लगेगा? एक कल्चर है, कोई अपने कल्चर को फॉलो कर रहा है, जिस भी फॉर्म में कर रहा है, इफ आई कैन नॉट, if I don't own that culture, at least I must respect it. That's the minimum I can do. आप जब ये भाषा बोलते हैं ना कि लेट लूट, my blood was boiling at that time. How can you talk like this? ये लैंग्वेज नहीं मेरे प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात करने की, ना ही उस रिचुअल के बारे में बात करने की जो किया जा रहा है. इट्स सेक्रेट फॉर मी. द जेंटलमैन शुड एक्चुअली हैव अपोलोजाइज फॉर दैट. वो जो टेलीफोनिकल अपॉलॉजी चल रही हैं वो नहीं चलेंगी बॉस. you have committed something which is simply unacceptable. Anyway, but as I said, I accept the sensitivity part, but I think that's within the household. अगर हिंदुस्तान एक घर है तो ये तमाम जो मेंबरान हैं मेरे घर के, हमारे बीच सेंसिटिविटीज भी हैं, हमारे साथ एक साथ रहने की यहाँ पर, और इस घर को प्रोग्रेस कराने की ताकत भी है. हम मिलकर लड़ेंगे भिड़ेंगे, लेकिन हम अपने मुल्क के लिए काम करेंगे और इसको लेकर आगे जाएंगे, चाहे हम किसी भी फेथ से आते हो. बहुत अच्छे नोट के साथ आज की बातचीत हम ख़त्म करते हैं. आपने बहुत अच्छे अंदाज से वो हमारा साउथ एशियन देसी जो एक एटीट्यूड है याद दिलाया, और ये वर्ल्ड वाइड एटीट्यूड भी है. ये सिर्फ देसी नहीं है, हमारा नहीं है कि माँ अपने बच्चे को तो मार लेगी मगर किसी को मारने नहीं देगी. बहुत जेन्युइन बात है. और इसी नोट पे आज की बातचीत को कंक्लूड करते हैं. महेश भाई बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, इतने अरसे बाद आपसे जुड़े. आपसे तो प्यार मोहब्बत सालों पुराना है, और मुझे नहीं पता था कि इस सारी जो कंट्रोवर्सी में जब आपने भी बात की है तो आपकी बात भी बहुत मैटर करती है. इस बात का पता सबको होना चाहिए. बातचीत सुनी आपने महेश दत्त साहब की. और भारत में इस वक्त इलेक्शन का समय है, और छोटी मोटी कंट्रोवर्सी भी जो है वो सेंसिटिव लेवल पे महसूस की जाती है. ये तो नेचुरल है कि जहाँ कहीं भी दुनिया में इलेक्शन होंगे, अगर उसके साथ कोई भी कंट्रोवर्सी जुड़ी होगी तो वो गूंज उसकी बन जाएगी. लेकिन हमारी कोशिश होती है कि इलेक्शंस के समय से हट के हम बियॉन्ड द इलेक्शंस, बियॉन्ड द सर्कमस्टांसेस, जो लॉन्ग टर्म सोच है, जो एक विचारधारा है, उसके हवाले से भी बातचीत करते रहें. आजकल जो हम बातचीत रिकॉर्ड कर रहे हैं वो इलेक्शन से कनेक्टेड नहीं है, इलेक्शन के दिनों में रिकॉर्ड हो रही है, मगर ये बातचीत हमारे उसी लॉन्ग टर्म सोच विचार के धारे के साथ जुड़ी हुई है. आज की बातचीत मेरे साथ और महेश दत्त जी के साथ देखने सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया. आप टैग टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी चैनल पर डोनेट के बटन को क्लिक करके आप हमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं. और इसके साथ साथ आप हमारे ऐप्स एंड्रॉयड, एप्पल, अमेज़ॉन, फायर और रॉको पर डाउनलोड करके यू कैन वॉच अस 24/7 थ्रू आवर ऐप्स. Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.